गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय आज आपसे करवाया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 9 का। तो जो ज्योमेट्री है यूनानी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। ज्योमेट्री जियो प्लस मेट्रियन, या हिंदी में बात करें तो ज्यामिति माने ज्या धन मिति। तो इसका अर्थ होता है भूमिका मापन। तो इसका जो नाम हुआ है ये भूमिका मापन क्यों हुआ है, अगर हम इसकी इतिहास की बात करें तो जो नील नदी के तटवर्ती किनारे थे वो बरसात के दिनों में बाढ़ आने के कारण उसका जो खेतों का जो परिसीमन हुआ करता था वो मिट्टी के नीचे दब जाता था। तो उसका पुनः उसी स्वरूप में उन खेतों को लाने के लिए ज्यामिति की शुरुआत हुई है। और इसके बाद एक बहुत बड़ा इतिहास है। आप अगर चैप्टर की भूमिका को पढ़ेंगे तो बहुत सारी नई नई बातें आपको मिलेंगी। जो ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, श्रीयंत्र है या खजुराहो है या हड़प्पा मोहनजोदड़ो हैं, उनका इतिहास पढ़ेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो जो यहाँ मुख्य है उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो जो ज्यामिति के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो गणितज्ञ हैं थेल्स, उनका जो शिष्य हैं पाइथागोरस, और फिर अगले दौर में यूक्लिड। जो चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये इससे पहले अगर प्रमुख ग्रंथ की बात करूँ मैं तो जो सुलभा सूत्र है प्राचीन भारत का एक ज्यामिति से संबंधित एक ग्रंथ है सुलभा सूत्र। इसके बाद जो यूक्लिड ने एलिमेंट्स पुस्तक लिखी, जो ग्रंथ लिखा उसमें जो 13 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय को पुस्तिका कहा जाता है। उसमें कुछ परिभाषाएं, अभिगृत और अवधारणाएं दी गई हैं, उनका उल्लेख है। उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आप परिभाषा से शुरू करेंगे। तो मुख्य रूप से जो अध्याय पहला है, जो पहली पुस्तिका है, उसमें मुख्य रूप से 30 परिभाषाएं दी गई हैं। उसके बाद 7 अभिगृत के बारे में बात की गई है। फिर 5 अवधारणाएं हैं, तो इनका अर्थ भी समझेंगे आप। तो चलिए आप परिभाषाओं पे चलते हैं। तो जो यूक्लिड की कुछ परिभाषाएं हैं उसको समझने के लिए मैंने 2-3 आकृतियां बनाई हैं। एक आकृति है ठोस आकृति, एक तल है या पृष्ठ समझ लीजिए, या और तीसरा है तल का किनारा या रेखा समझ लीजिए। तो जो अगर कोई ठोस आकृति है तो वहाँ पर 3 विमाओं का प्रयोग होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और अगर कोई पृष्ठ है, समतल है या तल है, उसमें 2 विमाओं का प्रयोग होता है। लेकिन जब रेखा होती है उसमें केवल एक ही विमा की आवश्यकता होती है। तो जब ठोस आकृति है 3 विमाएँ, जब कोई पृष्ठ या तल है 2 विमाएँ, जब एक रेखा है 1 विमीय। लेकिन अगर हम बिंदु की बात करें तो जब हम बिंदु, ये मैं बहुत सारे बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन ये इसमें कुछ ना कुछ लंबाई, चौड़ाई और मोटाई आपको दिख रही है, लेकिन इसको हमने गौण मानना है। हम ये समझेंगे कि जो बिंदु है वो केवल किसी स्थिति का निर्धारण है, न तो उसमें लंबाई हो सकती है, न चौड़ाई हो सकती है, न ही ऊंचाई या मोटाई हो सकती है। तो बिंदु की अवधारणा आपने कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं आप। तो जो यूक्लिड ने जो परिभाषा दी है बिंदु की, उसको समझ लीजिए कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। अर्थात बिंदु की न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, या न तो मोटाई होती है। अगर ये वो विमा रहित एक आकृति है तो बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। दूसरी परिभाषा है रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखा एक ऐसी लंबाई होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई को हम नगण्य या शून्य मान सकते हैं। पृष्ठ वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। और एक है पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। अगर माना कोई पृष्ठ है, ये दिखाई दे रहा है, तो इसको हम, जो इसके किनारे होंगे, इसको हम रेखाएं कहते हैं। अगला है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। तो जो प्रथम अध्याय है, जो प्रथम पुस्तिका है यूक्लिड के ग्रंथ की एलिमेंट्स की, उसमें 23 परिभाषाएं हैं, 5-7 आपकी किताब में लिखी गई हैं। उनको आप नोट कीजिए, उनको समझिए। फिर मैं आपको ले चलता हूँ यूक्लिड के अभिगृत और अवधारणाओं में अंतर समझेंगे। अभिगृत क्या है, अवधारणाएँ क्या है। तो यहाँ समझ लीजिए आप कि जो अभिगृत है कि वे गुण जिनको बिना सिद्ध किए हुए सत्य माना गया, जो वास्तव में जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य थे। इन गुणों का प्रयोग गणित की समस्त शाखाओं में किया जाता है, चाहे वो गणित की अंकगणित हो, चाहे बीजगणित है, या गणित की अन्य शाखाएं हैं, तो इनमें भी किया जा सकता है। या हमारे दैनिक जीवन में भी हम उन गुणों का प्रयोग करते हैं। जब हम अभिगृत आपको बताएंगे, 7 अभिगृत हैं
और 5 अवधारणा हैं। तो जब 7 अभिगृहीत आपको बताएंगे तो आप उससे स्पष्ट कर लेंगे या स्पष्ट हो जाएंगे कि जो अभिगृहीत हैं उनका प्रयोग हम गणित की अन्य शाखाओं में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या ये सर्वव्यापी सत्य हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं या नहीं है। इनको जब हम पढ़ेंगे आप अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन जो अवधारणाएं हैं वो भी गुण हैं, लेकिन उनका संबंध केवल ज्यामिति से है। ज्यामिति के अलावा उनका संबंध गणित की अन्य शाखाओं से नहीं है। उन्हें अवधारणाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। वे गुण जिनका संबंध केवल ज्यामिति से है और उन्हें अवधारणाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। तो अवधारणा और अभिगृहीत में जो अंतर है, अभिगृहीत जो है और अवधारणा, अभिगृहीत का प्रयोग गणित की समस्त गणित में इसका प्रयोग होता है, समस्त गणित में इसका प्रयोग हो सकता है, गणित की समस्त शाखाओं में। लेकिन अवधारणा का प्रयोग केवल ज्यामिति में ही होता है। ये आपने मुख्य अंतर ये समझ लेना है। तो जो अभिगृहीत और अवधारणा है वो गुण हैं और जिनको स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य कह सकते हैं। लेकिन वे गुण जिनका प्रयोग गणित की समस्त शाखाओं में होता है उन्हें अभिगृहीत, और वे गुण जिनका संबंध केवल ज्यामिति से है वे अवधारणाएं कहलाती हैं। और अभिगृहीत और अवधारणा में बहुत मामूली सा अंतर है, इसको आपने समझ लिया होगा। तो जो यूक्लिड के जो 7 अभिगृहीत हैं उन पर पहला है कि एक ही वस्तु के बराबर वस्तुएं परस्पर बराबर होती हैं। तो यहाँ मैंने एक चित्र में दिया है कि एक बी रेखाखंड है और पी क्यू रेखाखंड है और एम एन रेखाखंड है। अगर ए बी और पी क्यू बराबर हैं और एम एन और पी क्यू बराबर है, इसका मतलब पी क्यू के बराबर ए बी भी है तो एम एन भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों रेखाखंड जो हैं जो पी क्यू के बराबर हैं आपस में भी बराबर होंगे, ए बी बराबर एम एन। इसको अगर दूसरे तरीके से समझें आप तो सामान्य गणित के रूप में समझें कि माना एक बालक है ए, वो बी बालक के बराबर वेट का है या बराबर उम्र का है, या एक तीसरा बालक है वो भी दूसरे बालक के बराबर हाइट का है या उम्र का है, या इसको आप समझ लें कि ए और बी बराबर हैं और अगर सी और बी भी बराबर हैं तो इसका मतलब बी के बराबर ए है और बी के बराबर सी है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो ए और सी हैं ये भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ए बराबर बी, सी बराबर बी, तो बी और बी बराबर हैं तो ए और सी भी आपस में बराबर होंगे। ये यूक्लिड की जो पहली अभिगृहीत है वो उसका अर्थ है। इसके बाद इसके जो अन्य अभिगृहीत हैं उनको देखिए आप। जो पहले मैंने आपको समझा दी है, दूसरी समझ लो आप कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर हो जाए। यहाँ मैं एक चित्र बना रहा हूँ, माना ये दो वस्तुएं आपस में बराबर हैं। अगर इसमें से हमने कोई इतना हिस्सा बराबर हिस्सा पहली वस्तु में भी जोड़ दिया और दूसरी में भी जोड़ दिया तो ये फिर दोनों वस्तुएं आपस में फिर बराबर हो जाएंगी। कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो जो पूर्ण भी बराबर होंगे। तीसरा है कि अगर कोई दो वस्तुएं बराबर हैं उनमें से बराबर हिस्से हटा दिए जाएं, इसमें से ये वाला हिस्सा और इसमें से भी ये वाला हिस्सा अगर हटा दें तो ये जो बचे हुए हिस्से हैं शेषफल ये भी आपस में बराबर होंगे। ये अभिगृहीत 2 का विलोम है कि यदि बराबरों में से घटाया जाए, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो जो शेषफल होगा वो भी बराबर होंगे। तो इसके गणित की अन्य शाखा में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। माना कोई समीकरण है x बराबर 3, तो अगर हम माना x में 2 घटाएं और 3 में भी 2 घटाएं तो समीकरण संतुलित हो जाएगी, समीकरण संतुलित रहेगी। तो गणित की अन्य शाखाओं में भी इसका प्रयोग हो रहा है। तीसरा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। सबसे पहले आप संपाती शब्द समझ लीजिए। माना एक रोटी है और एक दूसरी रोटी है। अगर एक रोटी को दूसरी रोटी के ऊपर इस प्रकार से रखा जाए कि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखें
एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें तो इसको संपाति कहते हैं। तो अगर इस तरह की दो आकृतियां हैं जो एक दूसरे की संपाति हैं तो वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाति हों तो एक दूसरे के बराबर होती है। या एक कोई रेखाखंड है उसके ऊपर दूसरा ठीक उसी के बराबर कोई रेखाखंड संपाति है तो उसको भी वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अगला है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको देखो आप कि अगर माना कोई आपके पास कोई बॉक्स है तो उसका अगर हम टुकड़ा करें, चाहे वो एक कितना भी बड़ा टुकड़ा कर लें, तो वो हमेशा अपने पूर्ण से छोटा होगा। अगर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जो पूर्ण है, पूर्ण वस्तु है, उसके चाहे कितना भी बड़ा हिस्सा कर लें तो वो जो टुकड़ा होगा वो हमेशा पूर्ण से छोटा होगा या पूर्ण अपने भाग से बड़ा होगा। तो इसके बाद छठवां है, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। माना हमारे पास एक वस्तु है और ये वस्तु दोनों बराबर हैं, इसका भी दुगना कर दें, इसका भी दुगना कर दें तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अगला है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होंगे। माना कोई एक वस्तु है, इसके ठीक हमने दो टुकड़े कर लिए तो ये जो दोनों हिस्से हैं ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जो अभिग्रीत हैं सात, इसको आप एक एक अभिग्रीत का अर्थ स्पष्ट कर लें तो इसको आप एक बार देखेंगे तो बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। फिर हम कल आपसे यूक्लिड की अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। जो अभिग्रीत थे, अभिग्रीत वो हैं सात और जो अवधारणाएं हैं वो हैं पाँच। तो जो अभिग्रीत थे ये गणित की प्रत्येक शाखा में इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन अवधारणाओं का संबंध केवल ज्यामिति से है। और ये ज्यामिति से जो संबंध है, अवधारणाओं की संख्या 5 है और अभिग्रीत की संख्या 7 है। तो इसको हम कल आपको समझाएंगे। और फिलहाल आप इतना समझ लें कि जो यूक्लिड के जो अभिग्रीत हैं वो कौन कौन से हैं, परिभाषाएं हैं वो कौन सी हैं, और जो इसका जो ग्रंथ है एलिमेंट्स, इसमें कितने अध्याय हैं, इसके एक सरसरी तौर पर आप इसकी पुस्तक में भी भूमिका को आप अच्छी तरह से देख लें। फिर हम अगला वीडियो आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।